Philosophical Foundations of Education, written by Howard A. Ochman and Samuel M. Craper. आप सभी को पता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी गुड बुक इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशनल फिलोसफी. ओके, ये वाला वीडियो में हम लोग ये बुक का चैप्टर 2 दैट इज रियलिज्म एंड एजुकेशन जो है, इसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, तो इसी के अंदर ये चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिकल ट्रेडिशन, अरिस्टोटेलियंस रियलिज्म, रिलीजियस रियलिज्म्स, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रियलिज्म्स. यहाँ हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो फिलोसोफर हैं, रियलिस्टिक फिलोसोफर हैं, हो गया, उनका फिलोसॉफी और उनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उसी का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी रियलिज्म्स. यहाँ भी हम लोग जो कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट जो हैं उनका फिलोसॉफी को देखेंगे और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को देखेंगे. नेक्स्ट, रियलिज्म आज फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, जहाँ के हम लोग को एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, रोल ऑफ टीचर, इसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. और नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्रिटिक ऑफ रियलिज्म्स इन एजुकेशन. अरिस्टोटल का जो द पॉलिटिक्स एंड एथिक्स जो है एक बुक, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. और जॉन लॉक का जो सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, कि जॉन लॉक का कुछ थॉट देखो, कि हम तो यहाँ अरिस्टोटल और ये डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रिलीजम्स, कंटेम्प्रेरी रिलीजम्स, अरिस्टोटेलियन रिलीजम्स, रिलीजियस रिलीजम्स, यहाँ तो अरिस्टोटल और लॉक को डिस्कशन करने वाले हैं. लेकिन हम लोग एट लास्ट जो है, लास्टली अरिस्टोटल और लॉक का जो एक कंप्लीट पिक्चर है उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये चैप्टर 2 में एक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Realism. Realism is one of the oldest philosophies in Western culture, dating back to ancient Greece. It encompasses various interpretations, including classical, religious, scientific, natural, and rational realism. कि अगर हम लोग रियलिज्म्स को देखें, ये एक बहुत ही ओल्ड फिलोसॉफी है आइडियलिज्म का. जैसे आइडियलिज्म्स के बाद ही रियलिज्म्स का जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया था, और ये एक तरह का वेस्टर्न कल्चर्स में इसी का जो रूट है वो दिखने के लिए मिलता है. और इसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंशियंट ग्रीस जो है यहाँ दिखने के लिए मिलता है. आप सभी को पता ही है, जो प्लाटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल, ये तीनों जो है, ये तीनों से ही फिलोसफी का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, और तीनों ही ग्रीस से बिलोंग करते थे लगभग. इट एनकम्पासेस वेरियस इंटरप्रिटेशन. ये रियलिज्म्स जो है इसमें बहुत सारे तरह का इंटरप्रिटेशन हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि क्लासिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक, नेचुरल, हो गया, और रेशनल रियलिज्म्स भी हमको देखने के लिए मिलेगा. द मोस्ट सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रियलिज्म इज द प्रिंसिपल और थेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस. आप सभी को ये वाला जो लाइन है इसी को याद रखना चाहिए. कहाँ रियलिज्म्स का बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है आपका दिमाग में आना चाहिए, प्रिंसिपल और थेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस वर्ड तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि रियलिज्म जो है वो इंडिपेंडेंस का बात करता है. मेटाफिजिक्स का इंडिपेंडेंस, एपिस्टेमोलॉजी का इंडिपेंडेंस, एक्जियोलॉजी का इंडिपेंडेंस, हो गया, ये रियलिटी का इंडिपेंडेंस. जो मेटाफिजिक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉलेज का इंडिपेंडेंस, हो गया, वैल्यूज जो है, ये रियलिज्म्स बिलीव करता है कि जो रियलिटी, नॉलेज, वैल्यू, ये सारे के सारे ह्यूमन माइंड में इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. ये इसी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. हो गया, इसी को याद रखना जरूरी है. Realisms explicitly reject the idealistic notion that only ideas are real. To a realist, objects like stick, stone, trees exist whether or not a human mind perceives them. कि देखो, जब हम लोग आइडियलिज्म्स चैप्टर 1 में डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ डिस्कशन कर चुके हैं कि देखिए, कि आइडियलिज्म के हिसाब से दुनिया में सिर्फ आइडियाज जो है वो ही रियल है, उसी को छोड़कर और कोई भी चीज दुनिया में रियल नहीं है. लेकिन रियलिस्ट को अगर हम देखें, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है आइडियलिज्म्स का, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर का, इसको स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. इनके हिसाब से क्या है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट, स्टिक, स्टोन, सारे के सारे एक ट्रीज, जितना भी चीजें ऑब्जेक्ट दुनिया में है, वो सारे के सारे क्या करता है, रियल है.
वेदर हमारा जो माइंड है उसी को परसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है। हम लोग उसको परसीव करने से भी वो है, नहीं परसीव करने से भी वो है। ये जो चीज है, ये क्या करता है, रियलिस्ट बिलीव करते हैं। रियलिस्टिक फीचर फिलोसोफर जो है वो लोग इसको एम्फासाइज करते हैं। While matter is an obvious example of this independence reality, not all realists are materialistic। कि देखो कि जब हम लोग बोलते हैं कि सारे के सारे रियलिस्टिक फिलोसोफर जो है और रियलिज्म जो है वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बिलीव करता है, मैटर के ऊपर बिलीव करता है। और इसीलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, वो लोग मान लेते हैं कि रियलिस्टिक फीचर सारे के सारे क्या है, मेटेरियलिस्टिक है। लेकिन ऐसा है नहीं, कि ऐसे बहुत सारे रियलिस्टिक फिलोसोफर हैं जो कि मेटेरियलिस्टिक हैं, और ऐसे कुछ रियलिस्टिक जो फिलोसोफर है वो लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखिए अरिस्टोटेलियंस रियलिज्म, जो कि कंटेंट में दिया हुआ है ऑलरेडी। अरिस्टोटल वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्लाटो। ही डेवलप्ड हिज आइडिया व्हाइल स्टडीइंग एंड टीचिंग at Plato's Academy for approximately 20 years. Later, opening his own school, the Lyceum, through his philosophical difference with Plato emerged gradually. He never fully escaped his mentor's influence। कि देखो कि आप सभी को पता है सोक्रेटिस, उसके बाद प्लाटो, प्लाटो के बाद अरिस्टोटल, ये तीनों क्या है कि एक सीरीज है और 3 जनरेशन ऑफ स्टूडेंट है। पहले सोक्रेटिस आए, उसके बाद सोक्रेटिस का स्टूडेंट बने थे प्लाटो, प्लाटो का स्टूडेंट बने थे कौन, अरिस्टोटल। और जो प्लाटो थे उनका एक स्कूल था, एक यूनिवर्सिटी था। हो गया, वो स्कूल था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, और उसका नाम क्या था, द एकेडमी था। हो गया, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, द एकेडमी था उसी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम। और ये द एकेडमी में अरिस्टोटल 20 साल तक, 20 ईयर तक क्या कर रहे थे कि वहाँ पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे, वहाँ 20 साल तक वहाँ स्पेंड किए थे। लेकिन बात में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस उनका जो आइडियोलॉजी में दिखने के लिए मिला था प्लाटो के साथ। उसके बाद उनका खुद का एक स्कूल वो बनाए थे, और उसका नाम दिए थे क्या, द लिसम। क्या, द लिसम क्या दिए थे, उसी का नाम दिए थे। हो गया कि देखो कि यहाँ थोड़ा सा फिलोसॉफिकली आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस उनका जो टीचर प्लाटो थे उनके साथ दिखने के लिए मिला था, इसीलिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे। लेकिन वो कभी भी वो जो उनका जो मेंटर प्लाटो, उनका जो आइडियोलॉजी से कंप्लीटली अलग वो नहीं जा रहे थे। यहाँ आपका दिमाग में आ रहा होगा कि अगर नहीं जा रहे थे तो आइडियलिज्म का फादर जो है हम लोग प्लाटो को मानते हैं, और हम लोग जो रियलिज्म का फादर है अरिस्टोटल को मानते हैं। अगर नहीं जाते थे तो कैसे अलग दो फिलोसॉफी का एमर्जेंस ये दोनों से हुआ है। हाँ, देखो थोड़ा सा डिफरेंसेस था, लेकिन बहुत सारी चीजों में कि अरिस्टोटल प्लाटो का इन्फ्लुएंस अरिस्टोटल में देखने के लिए मिलता है, ठीक जैसे सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस प्लाटो के ऊपर ऊपर देखने के लिए मिला था, ठीक ऐसे प्लाटो का इन्फ्लुएंस अरिस्टोटल का ऊपर देखने के लिए मिलता है। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कि नहीं, कॉम्प्लीटली अलग बोल नहीं थे। Aristotle had held that although ideas or form might be important in themselves, a proper study of matter could lead to better and more distinct idea। कि अरिस्टोटल को अगर हम देखिए, एंड ऑल्दो आइडियाज और फाइंड माइट बी इम्पोर्टेंट इन देमसेल्फ, कि अरिस्टोटल के हिसाब से क्या है कि ये बोल रहे थे आइडियाज और जो फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। जो कि कौन बिलीव कर रहा था, प्लाटो बोल रहा था कि आइडिया ही है, आइडिया को छोड़कर कुछ नहीं है। लेकिन अरिस्टोटल भी उसी को एग्री कर रहे थे। लेकिन वो बोल रहे थे ए प्रॉपर स्टडी ऑफ मैटर कुड लीड टू बेटर एंड मोर डिस्टिंक्ट आइडिया। लेकिन वो फिर भी बोल रहे थे कि जब हम लोग ये मैटर का अच्छे से थोड़ा स्टडी करेंगे, वो हमको डिस्टिंक्ट आइडिया की तरफ लेकर जाएगा, और एक बेटर और गुड आइडियाज की तरफ हमको ले जा सकता है। ये अरिस्टोटल बिलीव करते थे। और वो बोलते थे रिलेशनशिप ऑफ फॉर्म एंड माइंड को अगर अरिस्टोटल का दिखेंगे, आइडियाज जिसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं, सच एज आइडियाज ऑफ गॉड और ट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बट Aristotle believed that no matter can exist without form।
कि देखो कि अरिस्टोटल्स बिलीव करते थे कि आइडियाज जो है, जैसे कि आइडियाज ऑफ गॉड, आइडियाज ऑफ ट्रीज, ये विदाउट मैटर भी क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट नो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म, लेकिन कि कोई भी मैटर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट एनी फॉर्म। हो गया, ये था क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड मैटर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल आज गिवन इन द बुक। एवरी पीस ऑफ मैटर possesses both यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज। और अरिस्टोटल बोलते थे कि हर पीस ऑफ मैटर में, मैटर का हर एक पीस में तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यूनिवर्सल चीजें भी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज भी दिखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी दिखने के लिए मिलेगा। दिस इज द व्यू ऑफ अरिस्टोटल आज गिवन इन द बुक इन चैप्टर 2। उसके बाद यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज कौन सा है? फॉर्म, यूनिवर्सल आइडियाज और एसेंस आर नॉन मेटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ए मेटेरियल ऑब्जेक्ट दैट रिलेट टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ दैट क्लास। कि जो फॉर्म, जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल आइडियाज और एसेंस बोलते हैं, कि ये क्या है, कि ये एक नॉन मेटेरियल एस्पेक्ट है। क्या है कि आइडियाज जो है वो नॉन मेटेरियल एस्पेक्ट है, हो गया, किसी का मैटर का और अब मेटेरियल ऑब्जेक्ट का, दैट रिलेट टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जो कि देखो कि एक चीज है, उसी का जो फॉर्म है, हो गया, उसका जो आइडिया जो हमारा माइंड में जो बन रहा है वो क्या है, वो रिलेट रहता है उसी का, जैसे अदर जो नॉन मेटेरियल एस्पेक्ट है उसी के साथ हमारा दिमाग में क्या रहता है कि लिंक रहता है। दिस फॉर्म सच एज ह्यूमननेस, acornness, and are realities that exist independently of any particular instance, human or acorn. These universal properties remain constant and never change। हो गया, उसका एक एग्जाम्पल दिए हैं, ह्यूमननेस और एcornness जो है, ये क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। हो गया। नेक्स्ट, इनके हिसाब से मैटर एंड फॉर्म्स, मेटाफिजिक्स का बारे में अरिस्टोटल्स का क्या व्यू था, और अरिस्टोटलियन फिलोसफी जो था, रियलिज्म जो था, उसका मेटाफिजिक्स क्या था। पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज, वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहे थे। दिच आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज इट्स साइज, शेप, वेट एंड कलर व्हिच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। पार्टिकुलर कंपोनेंट मैटर डू चेंज। कि देखो कि हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में जो भी एग्जिस्ट है, उसी का एक पर्टिकुलर साइज है, उसी का एक पर्टिकुलर शेप है, वेट है, कलर है, हो गया, और व्हिच डिफरेंट इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, और जो कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरी भी करता है। हो गया, ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटलियन रियलिज्म और अरिस्टोटल का फिलोसफी के हिसाब से। हो गया। नेक्स्ट, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। अरिस्टोटल जो थे अटेम्प्टेड टू यूनाइट द वर्ल्ड ऑफ मैटर विद द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। कि अरिस्टोटल क्या चाहते थे कि वर्ल्ड ऑफ मैटर जो है, इसी को वर्ल्ड ऑफ फॉर्म के साथ यूनाइट करने के बारे में ये सोच रहे थे। और इसीलिए एक्चुअलिटी इज दैट व्हिच इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। Potentiality refers to capacity matter to be actualized और गेन परफेक्ट एंड फॉर्म। कि इनके हिसाब से एक्चुअलिटी का मतलब क्या है, दैट व्हिच इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। जो कंप्लीट एंड परफेक्ट, जिसको हम लोग आइडिया बोलते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअल्स में एक्चुअलिटी है। हो गया, आप मानो या ना मानो, आइडिया ऑलवेज एक्चुअल ही रहता है, रियल ही होता है। पोटेंशियलिटी का मतलब क्या है कि ये एक तरह का कैपेसिटी ऑफ मैटर है टू बी एक्चुअलाइज्ड और टू गेन परफेक्ट और एंड फॉर्म। हो गया कि जो पोटेंशियलिटी है, ये एक तरह का कैपेसिटी है जो कि मैटर में है, जिसी के थ्रू कि वो क्या बन सकता है कि परफेक्ट बन सकता है। हो गया, ये अरिस्टोटल का मानना था, और इसीलिए ये दोनों को द यूनियन ऑफ फॉर्म एंड मैटर गिव्स थिंग कॉन्क्रीट रियलिटी। और जब हम लोग ये फॉर्म को मैटर के साथ हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी और यूनियन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक कॉन्क्रीट रियलिटी आएगा। हो गया, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। अरिस्टोटल का हिसाब से एक्चुअलिटी का मतलब क्या है, ये कंप्लीटनेस,
और परफेक्टनेस जिसको हम लोग आइडियाज बोलते हैं। पोटेंशियलिटीज का मतलब क्या है? वो कैपेसिटी जो कि मैटर के पास है, जिसी के थ्रू कि वो क्या हो सकता है कि जो उसका जो फॉर्म है, हो गया, उसके तरफ एक्चुअलाइज हो सकता है। और जब हम लोग फॉर्म और मैटर को एक साथ लेकर चले आते हैं, तब हमको दिखता है क्या? कॉन्क्रीट रियलिटी। दिस इज द एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटीज कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन रियलिज्म्स। नेक्स्ट, फॉर्म एज मोटिवेटिंग प्रिंसिपल। अगर हम लोग देखें, अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट फॉर्म इज विद इन पर्टिकुलर मैटर एंड सर्व एज द मोटिवेटिंग प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट दैट मैटर। कि अरिस्टोटल को लगता था कि ये फॉर्म्स जो है, जो कि एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर है, ये क्या करता है? सर्व कर, मोटिवेट करता है। ये एक तरह का मोटिवेटिंग प्रिंसिपल है जो कि एक मैटर को डायरेक्ट करता है। कि देखो, अरिस्टोटल के हिसाब से ये मैटर के अंदर जो एक फॉर्म है, वो क्या है कि एक तरह का मोटिवेटिंग प्रिंसिपल है, हो गया, जो कि मैटर को डायरेक्ट करता है। ही लिंक दिस टू अन एलन वेटल, जिसको वाइटल प्रिंसिपल वो बोलते थे, विद इन ईच ऑब्जेक्ट दैट डायरेक्ट इट टुवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स पर्पज, सच एज एक्रॉन्स फुलफिलिंग इट्स पर्पज बाय बिकमिंग एन ओक ट्री। हो गया। और ये जो है, ये क्या करता है कि इसका जो पर्पस है उसी को फुलफिल करने के लिए डायरेक्ट करता है। और ये जब होता है, ये ओक ट्री मतलब बहुत बड़ा एक चीजों को वो कवर कर लेता है। ऑर्डर एंड अनमूव्ड मूवर, हो गया। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस इन दिस बुक। मैटर इज कंटिन्यूअसली इन प्रोसेस मूविंग टूवर्ड्स ए फाइनल एंड। कि ये मैटर जो है कि एक कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस में है और फाइनल एंड की तरफ क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है। Aristotle saw this movement as directed towards final end, meaning the universe is only partially open-ended। हो गया। अरिस्टोटल्स को लगता था ये जो मूवमेंट है, ये फाइनल एंड की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब क्या है? द यूनिवर्स इज ओनली पार्शियली ओपन एंडेड। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स जो है वो पार्शियली ओपन एंडेड है, कोई भी मैटर उसके तरफ जा सकता है। द पावर ऑफ दैट गवर्न ऑल क्रिएशन एंड प्रोसेस इज अनमूव्ड मूवर। कि अनमूव्ड मूवर मतलब क्या है? ऐसा एक चीज जो कि खुद तो एक ही जगह में है, लेकिन दूसरों को क्या करवा रहा है? मूव करवा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनमूव्ड मूवर, जो कि गॉड को बोला जाता था, और अरिस्टोटल गॉड को मानते थे। द पावर ऑफ दैट गवर्न ऑल क्रिएशन एंड प्रोसेस, हो गया। ये सारे के सारे जो क्रिएशन है और प्रोसेस, इसको जो गवर्न करने का पावर वो अनमूव्ड मूवर के पास है, व्हिच अरिस्टोटल conceived as the ultimate reality, the fast mover एंड द फाइनल रियलिटी, जिसी को कि वो अल्टीमेट रियलिटी मानते थे, फास्ट मूवर मानते थे, और फाइनल एंड भी मानते थे। हो गया। इसी को जब आप दिख रहे हैं, तो आपको आप शायद कन्विंस हो रहे होंगे कि प्लाटो का जो इन्फ्लुएंस है अरिस्टोटल के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा था, और उसी से कंप्लीटली 100% डेविएट उनका आइडिया नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो रियलिज्म्स का फादर उनको माना जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन किए थे और कुछ नया तरह का आइडियोलॉजी लेकर आए थे। नेक्स्ट, साइंस, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अरिस्टोटेलियन रियलिज्म्स। अगर हम देखें, अरिस्टोटल viewed himself as both scientist and a philosopher. He believed a relationship exists between science and philosophy, where studying one aid the study of the other। कि देखो कि अरिस्टोटल खुद को एक साइंटिस्ट भी मानते थे और एक फिलोसोफर भी मानते थे, क्योंकि उनको लगता था और वो बिलीव करते थे कि साइंस और फिलोसफी के बीच एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। वेयर स्टडिंग वन एड द स्टडिंग ऑफ द अदर। कि अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको फिलोसोफर बनना पड़ेगा, और फिलोसोफर है तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। ये अरिस्टोटल का मानना था। इंक्वायरी मेथड, उनके हिसाब से जो मेथड था वो कौन सा है? एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टडिंग द मटेरियल एस्पेक्ट पार्टिकुलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट लीड टू ए डीपर कंटेम्पलेशन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। कि हम लोग अगर कोई भी मटेरियल एस्पेक्ट पर्टिकुलर को एक ऑब्जेक्ट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं,
तो वो कहाँ हम लोग को लेकर जाता है, डीपर कंटेम्पलेशन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, कि यूनिवर्सल फॉर्म्स का जो है उसका डीपर मतलब उसको अच्छे से समझने की तरफ, अच्छा एक यूनिवर्सल फॉर्म की तरफ क्या करके लेता जाता है, हमको लेकर जाता है। He asserted that the deeper one goes into matter, the more one is lead to philosophical inquiry. He believed that people should be deeply involved in studying and understanding the reality of all things. हो गया, उनको लगता था कि हर एक चीज जो है उसका रियलिटी क्या है, हो गया, उसके ऊपर लोगों को ज्यादातर क्या करना चाहिए कि स्टडी करना चाहिए और डिवोटी बनना चाहिए। नेक्स्ट, सेंस परसेप्शन एंड माइंड, जो कि प्लाटो से इनको अलग करता है। अरिस्टोटल डिड नॉट सेपरेट बॉडी एंड माइंड इन ओपोजिशन आज प्लाटो डिड। हो गया कि जो प्लाटो क्या बोलते थे कि एकदम अलग अलग है, ऐसे मानते थे बॉडी एंड माइंड को, लेकिन अरिस्टोटल क्या किए कि सेपरेट नहीं किए थे बॉडी और माइंड को। हो गया, द बॉडी सर्व एज द मीन्स बाय व्हिच रॉ डाटा कम टू अस थ्रू सेंस परसेप्शन। हो गया, उनका मानना क्या था कि बॉडी जो है ये एक सिर्फ मीनिंग जो है मीन्स की तरह काम करता है, जो चीजें सेंस परसेप्शन के थ्रू जो रॉ डाटा आता है उसको मीनिंग देता है कौन, हमारा बॉडी। द माइंड ऑर्गेनाइज दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग रीजन टू डेरिवाइव यूनिवर्सल प्रिंसिपल फ्रॉम द पर्टिकुलर। हो गया कि अगर हम लोग ये देखें, ये माइंड जो है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट तरह का ऑब्जर्वेशन को। हो गया, और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कोई भी पर्टिकुलर का, उसी की तरफ हमको लेकर जाता है। दस बॉडी एंड माइंड ऑपरेट टुगेदर इन ए बैलेंस हो, और इसीलिए अरिस्टोटल को लगता था कि ये जो बॉडी और माइंड जो है एक बैलेंस होल में क्या करते हैं, धीरे 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 प्रोग्रेस करते हैं। अगर यहाँ बैलेंस नहीं रहेगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। हो गया, जो कि प्लाटो को अलग करता था। प्लाटो का हिसाब से बॉडी और माइंड दो अलग चीजें हैं, लेकिन अरिस्टोटल मानते थे कि नहीं, ऐसा कंप्लीटली अपोजिट नहीं है, जो कि प्लाटो मानते थे, और इसके लिए ही वो जो उनका आइडियोलॉजी है वो डेफिएट किया था। Organization and hierarchy. Organization is essential to Aristotle philosophy. He believed everything could be organized into hierarchy, maintaining that reality, knowledge, and value exist independently of mind and possesses internal consistency that the mind can comprehend. कि अरिस्टोटल मानते थे कि हर एक चीज क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जो कि एक एसेंशियल चीजें है। ये अरिस्टोटल का फिलोसफी था, क्योंकि वो मानते थे कि एवरीथिंग कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्की, क्योंकि हर एक चीज को एक हायरार्किकली क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। मेंटेनिंग दैट रियलिटी नॉलेज एंड वैल्यूज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हो गया, ये जो नॉलेज रियलिटी वैल्यूज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसी को मेंटेन्स रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं उसको हायरार्किकली चीजें को रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम देखें साइंस, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अरिस्टोटेलियंस रिलीजन का, तो इनका हिसाब से ये जो है कि आप सभी को पता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, जो कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लॉजिकल प्रोसेस, जिसको कि सिलोजिज्म्स बोला जाता था, और इसका बारे में बहुत हम लोग चर्चा करते हैं, और हर एक एग्जाम में स्पेशली यूजीसी नेट को देखिए तो इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि ये लॉजिकल प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिपेंडेंट रियलिटी, Aristotle developed logical processes seeking to refine the dialectics। हो गया कि कोई भी चीजों को, कोई भी चीज जैसे कि इंडिपेंडेंट रियलिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरिस्टोटल क्या किए थे, एक लॉजिकल प्रोसेस को डेवलप किए थे। क्या लॉजिकल प्रोसेस को डेवलप किए थे, सीकिंग टू रिफाइन द डायलेक्ट। हो गया, जो कि डायलेक्टिक, जो कि हम लोग आइडियलिज्म्स एंड एजुकेशन चैप्टर 1 में डिस्कशन किए हैं। हो गया, उसी को रिफाइन करने के लिए क्या किए थे, वो एक लॉजिकल प्रोसेस को डेवलप किए थे। हिच लॉजिकल मेथड वाज द syllogisms composed of major premises, a minor premises and a conclusion। हो गया कि वो क्या डेवलप किए थे, सिलोजिज्म्स, और इसी में तीन चीजें रहता है, एक मेजर प्रेमिसेस, दूसरा वाला माइनर प्रेमिसेस, और तीसरा वाला जो है कंक्लूजन।
हो गया। यहाँ क्या रहता है, तीन चीजें रहता है। मेजर प्राइमेसिस जो है वो ज्यादातर यूनिवर्सल रहता है, दूसरा वाला पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक रहता है, और तीसरा जो है वो कंक्लूजन रहता है। द सिलोजिज्म्स इज यूज्ड टू टेस्ट द ट्रूथ of statement by ordering them systematically and logically to correspond to the fact of situation under study। हो गया। ये सिलोजियम्स जो है ये क्या किया जाता है, ये ट्रूथ जो है, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट जो है उसी को टेस्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इंडक्शन एंड डिडक्शन। हो गया कि दो तरह का सिलोजिज्म्स हमको देखने के लिए मिलता है। तो सिलोजिज्म्स इनहेरेंटली डिडक्टिव डेरिवेट ट्रूथ फ्रॉम जनरलाइजेशन। हो गया कि अगर हम लोग सिलोजिज्म्स को देखें तो ये हम लोग लॉजिक का बात जब करते हैं, दो तरह का लॉजिक देखने के लिए मिलता है, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक। लेकिन सिलोजिज्म्स का, अरिस्टोटल्स का बात जब करते हैं तो ये सिलोजिज्म्स को डेवलप किए थे। और सिलोजिज्म्स और हर वक्त क्या रहता है, डिडक्टिव इन नेचर रहता है, और इनहेरेंटली क्या रहता है, डिडक्टिव इन नेचर रहता है। यहाँ क्या रहता है कि पहले एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट रहता है, जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल। ये क्या है कि एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जहाँ की ऑल मैन, दुनिया में जितना भी लोग हैं उनका बारे में बोला जा रहा है। हाउएवर दिस reliance on deduction run contrary to his belief that one can better understand from general principle by studying specific material object, the inductive thrust moving from specific to general। लेकिन कि ये जो रिलायंस है ये डिडक्शंस के ऊपर ये क्या करता है कि कंट्रारी करता है। क्या करता है, कंट्रारी रहता है टू हिज बिलीव दैट वन कैन बेटर अंडरस्टैंड। हो गया क्योंकि इसी का और एक अल्टरनेटिव जो है इंडक्शन, जहाँ की क्या होता है कि हम लोग पार्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं। हो गया, यहाँ हम लोग जो एक जनरल चीज को समझने के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक 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 ऐसे ऑब्जेक्ट जो है उसको स्टडी करना पड़ता है। हो गया, उसी को ही इंडक्शन बोला जाता है। हो गया, तो ये एक तरह का जो एक कंट्रारी हमको देखने के लिए मिलता है, और इंडक्शन और डिडक्शन मिल गया। वो तो बात कर रहे थे सिलोजिज्म्स के बारे में। सिलोजिज्म्स में क्या होता है, डिडक्शन होता है। डिडक्शन में फास्ट क्या आता है, जनरलाइज स्टेटमेंट आता है। जनरलाइज स्टेटमेंट के लिए हमको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और ये जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट का, इसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ एक तरह का कंट्राडिक्टरी देखने के लिए मिलता है, जो कि बात में बेकन, फ्रांसिस बेकन इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव थिंकिंग लेकर आए, जहाँ कि हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं, और अरिस्टोटल का जो डिडक्शंस और सिलोजिज्म्स में हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल चीजें हैं वहाँ उसी से पार्टिकुलर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर एंड एथिक्स एक्जियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। अरिस्टोटलियन रियलिज्म्स में क्या था, देखिए, अरिस्टोटल बिलीव दैट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंसर्न द पर्पस और फंक्शन ऑफ थिंग। कि अरिस्टोटल को लगता था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस और फंक्शन जो चीजों का है उसके ऊपर कंसर्न रहता है। तो अगर हम लोग देखें ये ह्यूमन पर्पस को, तो सिंस ह्यूमन एलोन आर एंडेड विद द एबिलिटी टू थिंक, देयर पर्पस इज टू यूज दिस एबिलिटी। कि जब से अगर हम लोग ह्यूमन को देखिए, जब से ये इवोल्यूट हुआ है, तो ये हर वक्त क्या करता है कि इसके पास एक एबिलिटी है, थिंक, रीजनिंग का एक क्या है कि इसके पास एबिलिटी है। और ये जो एबिलिटी है, देयर पर्पस इज टू यूज दिस एबिलिटी। और ह्यूमन का जो पर्पस है वो क्या है कि ये जो थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इसी को यूज करना क्या है, इसी का एक ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन अचीव देयर ट्रू पर्पस व्हेन दे थिंक, failing to think intelligently goes against the reason for their creation। ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, अचीव देयर ट्रू पर्पस। कि ह्यूमन उनका जो ट्रू पर्पस है उसको वो लोग अचीव करते हैं जब वो लोग सोचते हैं, फेलिंग टू थिंक इंटेलिजेंटली। और जो जब वो लोग इंटेलिजेंटली मतलब फेल हो जाते हैं, गोज अगेंस्ट द रीजन फॉर देयर क्रिएशन। उस टाइम क्या करते हैं कि उनका जो ट्रू पर्पस है उसी को वो लोग पर्पस अचीव कर लेते हैं। फ्री विल का बात करें, ह्यूमन हैव फ्री विल एंड कैन रिफ्यूज टू थिंक। हो गया कि ह्यूमन के पास क्या है कि फ्री विल है, और वो सोचने के लिए मना कर सकता है। ये अरिस्टोटल ये मान देते हैं कि ह्यूमन जो है उसके पास फ्रीडम है, फ्री विल है, जिसके लिए वो सोचने के लिए भी मना कर सकता है। thereby suffering consequences like poor health and unhappiness for acting against
द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स। और इसके लिए ये जो सफरिंग कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि पुअर हेल्थ, अनहैप्पीनेस, हो गया, ये सारे क्या होता है फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स। जब हम लोग फ्री विल की करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, तब हमको सफरिंग कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है। हो गया। तो इसके बारे में अरिस्टोटल बोलते थे। नेक्स्ट, द गोल्डन मीन, द रेशनल लाइफ which follow a true purpose is characterized by moderation, avoiding the extreme of too much or too little. The proper perspective is the golden mean। देखो कि ये हमारा जो रेशनल्स लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, which follow a true purpose, कि हमारा एक ट्रू पर्पस रहता है। और वो क्या कैरेक्टराइज रहता है, वो मॉडरेशंस का एक कैरेक्टराइज होकर रहता है, जहाँ कि हम लोग क्या करते हैं, टू मच और टू लिटिल को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अवॉइड हम लोग करते हैं। द प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव इज द गोल्डन मैन। हो गया। जब हम लोग रेशनैलिटी हमारा अंदर रहता है, हमारा एक ट्रू पर्पस रहता है, हो गया, तो हमारे पास मॉडरेशन का एक तरह का कैरेक्टर विजिबल होता है। हो गया। हम लोग जब ट्रू और टू मच और टू लिटिल को अवॉइड करते हैं, एक्सट्रीम टू मच और एक्सट्रीम टू लिटिल को, तब हमको क्या बोला जाता है, गोल्डन मैन बोला जाता है, और एक एवरेज और सोशेबल मैन बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें द सोल, द ह्यूमन सोल हैज थ्री एस्पेक्ट। हो गया। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ह्यूमन सोल जो है इसका तीन चीजें है, वेजिटेटिव, एनिमेटिव और रैशनल। हो गया। क्या वेजिटेटिव, एनिमेटिव और रैशनल, तीन तरह का चीजें देखने के लिए मिलता है। when people when people use reason to keep the vegetative and animal aspect is harmony। हो गया। और जब हम लोग कि ये जो वेजिटेटिव और एनिमेटिव एस्पेक्ट जो है, इसी को हम लोग रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हार्मोनी मिलता है। दे फुलफिल देयर पर्पस एंड फॉलो द पाथ फॉर व्हिच दे वर डिजाइन। और वो लोग किस क्या कर सकते हैं इसी के थ्रू, कि उनका जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सकते हैं, एंड फॉलो द पाथ व्हिच दे वर डिजाइन, और उसके साथ साथ उनका जो डिजाइन किया हुआ पाथ को वो लोग फॉलो कर सकते हैं। चीफ गुड का बारे में बात करें, जो कि हम लोग आइडियलिज्म्स में बात करते थे, द चीफ गुड फॉर अरिस्टोटल इज हैप्पीनेस। कि अरिस्टोटल के हिसाब से चीफ गुड जो है वो क्या है, कि हैप्पीनेस ही है, व्हिच रिक्वायर ए वर्चुअस एंड वेल ऑर्डर सोल, और जिसके लिए कि हम लोग वर्चुअस एक वेल ऑर्डर सोल को जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी ऑफ Aristotelian religions as given in the book। Next, educational implication of Aristotelian religions. Aristotle believed that education is a function of state as a whole and should not be limited only to the school room। हो गया। कि अरिस्टोटल मानते थे कि ये एजुकेशन जो है कि ये स्टेट का एक फंक्शन है, और एज ए होल इसी को प्रोवाइड करना चाहिए, शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द स्कूल रूम। और ये स्कूल रूफ में क्या नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, एज ए होल इसको प्रोवाइड करना चाहिए। और एजुकेशन जो है ये किसी का एक फंक्शन है, वो गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है, उसी का ये एक तरह का फंक्शन है। इनके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, द प्राइमरी एजुकेशनल एम इज टू प्रोड्यूस ए वर्चुअस पर्सन। एक वर्चुअस पर्सन को प्रोड्यूस करना ही क्या है, कि इनका हिसाब से एजुकेशन का मेन एम है। एजुकेशन हेल्प अचीव टू गोल्डन मैन एंड प्रमोट द हार्मोनी एंड बैलेंस ऑफ सोल एंड बॉडी। और इनके हिसाब से एजुकेशन क्या करना चाहिए, कि एक गोल्डन मीन जो है उसको अचीव करना चाहिए, और हार्मोनी और बैलेंस सोल, हो गया, ये गोल्डन मैन नहीं, ये गोल्डन मीन है, हो गया, इसको अचीव करना चाहिए। और उसके साथ साथ हार्मोनी एंड बैलेंस सोल एंड बॉडी जो है उसी को भी क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। उसी के साथ साथ एरिस्टोटल के हिसाब से एजुकेशन मस्ट फोकस on developing reasoning capacity so people can make the right choice। This also assists the state in producing and nurturing good citizen, employing a reciprocal relationship between educated person and the citizen। हो गया। कि ये एजुकेशन जो है वो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वो रीजनिंग कैपेसिटी जो है लोगों का, उसी को कैसे डेवलप किया जा सके,
उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये जो है, ये क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, द स्टेट इन प्रोड्यूसिंग एंड नर्चरिंग गुड सिटीजन। और उसके साथ साथ ये जो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो प्रोड्यूस करना गुड सिटीजन और उनको नर्चर करना, ये उनको क्या करना चाहिए, उनका एम्स होना चाहिए, implying a reciprocal relationship between educated person and citizenship. नेक्स्ट मेथोडोलॉजी का बात करें, दिस अप्रोच हिज अप्रोच टू विजडम वाज कंसिडर्ड प्रैक्टिकल, एडवोकेटिंग द यूज ऑफ फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक मेथड टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अचीव करेक्टनेस ऑफ थिंकिंग। देखिए किस तरह का बात बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से विजडम्स के लिए वो एक प्रैक्टिकल पाथ को एडवोकेट करते थे, और जो फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक मेथड को जो यूज करते थे, किसके लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अचीव करेक्टनेस ऑफ थिंकिंग, कि ये अंडरस्टैंडिंग को सेव करने के लिए, अचीव करने के लिए, और जो करेक्टनेस ऑफ थिंकिंग है उसी को अचीव करने के लिए वो क्या करते थे कि ये प्रैक्टिकलिटी, फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक मेथड को वो क्या करते थे, एडवोकेट करते थे। उनका अगर इन्फ्लुएंस को अगर हम देखें तो एंडरिंग इन्फ्लुएंस दिखने के लिए मिलता है। अ, तो फर्स्ट जो आता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, उनके हिसाब से वो क्या बोले थे, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। नेक्स्ट द यूज ऑफ लॉजिकल प्रोसेस इन एग्जामिनिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को सिस्टमेटिकली लॉजिकल वे में हो गया, वो जो सिलोजिज्म्स दिए थे उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। डेरिवाइंग जनरल ट्रूथ थ्रू ए रिगोरियस स्टडी ऑफ पार्टिकुलर्स, हो गया। उसके साथ साथ एक जनरल स्टडी ट्रूथ जो है उसको क्या करना चाहिए, एक रिगोरियस वे में स्टडी करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग थिंग इनटू हायरार्की, और जो चीजें है उसको हायरार्की में रखना चाहिए। एम्फासाइज कर रहे थे रैशनल एस्पेक्ट के ऊपर, जो कि ह्यूमन का रैशनल एस्पेक्ट के ऊपर। Aristotle ideas had a significant impact on Western education, particularly in humanities and sciences. ओके, अरिस्टोटल्स का जो आइडिया है वो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज़्यादातर क्या किया था, बहुत ही इम्पेक्ट डाला था, और पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज और साइंस जो स्ट्रीम है उसके ऊपर इम्पेक्ट ज़्यादा डाला था। एंड कंटिन्यू टू फाइंड फेवर विथ बुथ सेकुलर एंड रिलीजियस थिंकर, हो गया। और ये जो अरिस्टोटेलियन रियलिज्म है, इनको बहुत सारे सेकुलर रिलीजियस थिंकर, सेकुलर थिंकर, फिलोसोफर और रिलीजियस थिंकर भी उनको फॉलो किए थे। नेक्स्ट रिलीजियस रियलिज्म, रिलीजियस